नमस्कार। पिछले 2.5-3 साल हम लोग के कोविड के आसपास ही गुजरे हैं और कोरोना के आसपास काफी मुश्किलें भी हुई हैं। बड़ी शिद्दत से तो मुश्किलों के बाद में हम लोगों ने कोरोना से मुक्ति पाई, लेकिन आगे भगाए हमारे सामने फिर कोरोना का भूत आ जाता है। पिछले 10-15 दिन पहले भी ऐसा लगा कि कोरोना ने हमें फिर से जकड़ लिया है। इस जकड़न के पीछे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हाल में जो हुआ वो अलग कहानी हुई। वो ये हुई कि फाइजर के सीईओ जो थे जिनका नाम अल्बर्ट बुराला थे, उनसे जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये पूछने की कोशिश की गई कि ये तब आप दुष्प्रभावों से क्षतिपूर्ति से राहत पाने के लिए आपने भारत की शर्तें नहीं मानी या भारत पर दबाव क्यों डाला, तो वो किनारे होते रहे और बातचीत बिल्कुल नहीं की। जिन दिनों कोरोना चरम पे था, तब सरकार ने mRNA आधारित जो थी वो वैक्सीन का ये इन्होंने निर्माण किया था और सरकार ने भी चाहा था कि इनकी वैक्सीन आ जाए, लेकिन लाभ के चक्कर में इन्होंने अपनी भारत सरकार की शर्तों को नहीं माना था। इस पर बाद में दावोस में कल परसों में अभी राजीव चंद्रशेखर जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि इन्होंने सरकारी दबाव डाला था और सरकार पे दबाव डाला था और कांग्रेस का भी दबाव की बात कही थी, जबकि कांग्रेस ने उसका खंडन कर दिया। खैर, वो बात हटा भी दी जाए तो भी ये बात बहुत साबित हो जाती है कि वैक्सीन को लेकर के फार्मा इंडस्ट्री के बहुत दबाव रहते आए हैं। फार्मा इंडस्ट्री को और कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक सज्जन है जो बहुत सारा काम करते रहते हैं और उस सज्जन का नाम है डॉक्टर संजय राय। डॉक्टर संजय राय एम्स में विभागाध्यक्ष हैं और एक कोविड वैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी रहे हैं वैक्सीन को लेकर के, और उन्होंने काम भी काफी किया है। कई सारे अवार्ड उन्हें मिले हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के से बातचीत करने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी दूसरी एक और थ्योरी उस पर तो बाद में आऊंगा, उस पर, क्योंकि काफी रोचक है वो। लेकिन ये फाइजर का मामला क्या है? क्या सिर्फ फाइजर तक ही मामला सीमित है या और वैक्सीन तक भी आगे बढ़ता है मामला? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि फाइजर तक सीमित है या कितने और तक सीमित है या सारे। इस समय 37 वैक्सीन जो हैं अप्रूव हो चुके हैं वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा पूरी दुनिया में, जिनको लगाया जा रहा है कोविड के अगेंस्ट। आज तक कोई ऐसी बीमारी आपको है याद जिसमें जो इतने तरह की वैक्सीन लगे हो? इतने पुराने सालों से 50 साल से ऊपर से हम वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन कभी भी जो है हम इसके लिए नहीं लगाते हैं वैक्सीन जो है कि एक बीमारी के लिए 37 टाइप की वैक्सीन लगाएं। 37 वैक्सीन आज की डेट में अप्रूव हो चुकी हैं। करीब 200 से ऊपर, ऑलमोस्ट 300 है, 289 के आसपास वैक्सीन जो है डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट में है कोविड के अगेंस्ट। तो ये इसलिए है कि एक पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बन गया कोविड के अगेंस्ट कि सब कुछ अनसाइंटिफिक भी हो उसको भी जस्टिफाई किया जा सकता है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के नाम पे वैक्सीन बनाने वाले, वैक्सीन बिजनेस में जो लोग लगे हुए हैं, तो कंप्लीटली उसको जस्टिफाई कर देते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि 3 साल में हमने काफी एविडेंस जनरेट किए हैं। हमें एविडेंस बेस्ड जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी मेडिसिन की स्ट्रेंथ है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो। समहाउ जिस तरीके का माहौल बनाया गया कि सिर्फ जो है एक पक्ष ही देखा जाता है। हम जब पब्लिक हेल्थ में हम बात करते हैं आकू जी, तो हमेशा रिस्क और बेनिफिट की बात करते हैं कि कितना रिस्क है किसी भी जो हम काम कर रहे हैं, उससे बेनिफिट कितना है। अगर बेनिफिट ज्यादा रहता है तो हम कहते हैं कंटिन्यू रखो। कोई भी ड्रग देते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो थोड़ा सा उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, बट अगर उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है तो हम उसको कहते हैं कि कंटिन्यू करो। अगर 10 लोग मर रहे हैं और हम 10,000 को बचा रहे हैं तो हम कहेंगे कि 10 लोगों को मरने दीजिए। लेकिन धीरे धीरे जो है, जब कोई भी एपिडेमिक जैसे कोविड पेंडेमिक जब मैच्योर होता जा रहा है,
जब ये पता चला कि जिनको इन्फेक्शन हो गया वो बेटर प्रोटेक्टेड हैं, उनको अब शायद वैक्सीन देने से बेनिफिट नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, अब जो अगर उनके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स थे जो रेयर हैं, वह भी अब एडिशनल डेथ माने जाएंगे, क्योंकि अगर कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है तो फायदा क्या है। तो हमें स्ट्रेटजी जो है जब भी बनानी चाहिए, जो एविडेंस जनरेट किया है उस बेसिस पे, ये नहीं कि हमने 3 साल पहले जो कुछ भी नहीं पता था जो उसके लिए बनाया कंट्रोल के मेजर्स, वही आज भी एज इट इज एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं हो सकता। साइंस रोज इवॉल्व करता है, हमें जो है साइंस का जो भी एविडेंस जनरेट हुआ उसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन होंगे। और फाइजर तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अभी आगे देखते जाइए बहुत कुछ आएगा नजर। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि फाइजर बहुत छोटा एग्जाम्पल है। तो ये हमने भी सुना है मेडिकल इंडस्ट्री के दबाव होते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री का खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से खुलासा किया जेनरिक दवाओं को लेकर के और खुद आगे लेकर के आए, जिसमें दवाओं के दाम 1/10 तक हो गए। लेकिन ये अगर सिर्फ वैक्सीन की बात छोड़ भी दी जाए तो किस तरीके के खुलासे हो सकते हैं ये? नहीं कि खुलासे का मतलब यह है कि कितना बेनिफिट है, हमेशा हमें एनालिसिस करते रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि शुरू में अगर देखा जाए रियली वैक्सीन, चूंकि मैं क्लिनिकल ट्रायल में भी था, वैक्सीन का शुरू के दिनों में काफी अच्छा रोल था सीवियरिटी और डेथ कम करने में। ऑल्दो एक फॉल्स प्रोपोगेशन किया गया कि वो इन्फेक्शन भी कम करता है, दूसरों को बचाने के लिए आप वैक्सीन ले लीजिए, सबको वैक्सीन लगा दीजिए, उसका कोई एविडेंस नहीं था। एविडेंस जो हमारे पास था, जितने क्लिनिकल ट्रायल हुए पूरी दुनिया में, कि वैक्सीन जो है सीवियरिटी और डेथ कम करता है। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल हमने डिजाइन नहीं किया था कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी कारगर है, बट लोगों ने क्लेम किए। आल्दो मैंने कभी क्लेम नहीं किया होगा, आप पहले भी मेरे साथ 200-400 कर चुके हैं, मैंने कभी क्लेम नहीं किया। मैंने कुछ जो क्लेम किए थे 2 साल पहले कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया शायद उनको जरूरत नहीं है अभी, उनको डेफर कर देना चाहिए, आज जो है काफी एविडेंस आ गए। उस समय लोग कहते थे नहीं एविडेंस नहीं है इसलिए हमें दे देना चाहिए, उस समय भी हमारे पास काफी एविडेंस था जी। तो इसको देखते हुए हमें यह करना चाहिए कि जो भी एविडेंस अभी जनरेट हुआ है उसको उस पे काम करना चाहिए। अननेसेसरली जो है एविडेंस को नकार के हम संभावनाओं की अगर बातें करते रहेंगे तो उससे जो है ये लगता है कि कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ है, जो कि आज के जमाने में काफी कुछ देखने को मिला है। जो आपने अभी पूछा कि क्या बाकी का क्या हो सकता है, तो देखिए एविडेंस 3 साल पहले ये नहीं था हमारे पास। इस नई बीमारी आई थी दिसंबर 2019 में, जब पहली बार वुहान से रिपोर्ट हुआ, कोई एविडेंस नहीं था। उस समय हम संभावनाओं पे बात कर सकते थे, सारी लॉकडाउन से लेके हमने जो भी कंटेक्ट ट्रेसिंग किया इसके लिए, फिर वैक्सीन आई, हम अपनी कंट्री में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीन लगाना शुरू कर दिए। तो ये सब जो है उस समय के लिए ठीक था, कम एविडेंस थे। आज की डेट में जो एविडेंस है ये बताता है कि जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, आज की डेट में अगर सुरक्षा की गारंटी मैं किसी की ले सकता हूं तो सिर्फ उन्हीं की ले सकता हूं जिनको पहले कोविड हो गया, जो रिकवर्ड हुए। जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी डेथ होगी, लेकिन जो रिकवर्ड है दे आर द बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन ऑन दिस अर्थ एज ऑफ नाउ। आज की डेट में सबसे सुरक्षा की गारंटी हम उन्हीं की ले सकते हैं जिनको हो गया। तो अगर वो सुरक्षित है, जो भी एविडेंस है, तो उनको वैक्सीन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? हाँ, ये कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। आप किसी 2 कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, इस समय कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? जापान में है, साउथ कोरिया में है, चाइना में है, इसके पहले हमारे जो है ये था सिंगापुर में था, न्यूजीलैंड में। अब इनका वैक्सीनेशन स्टेटस देख लीजिए, 346 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग चुके हैं आपके चाइना में। 4 डोज बूस्टर भी जो है जापान में 130% बूस्टर भी लग चुका है, मतलब एक आदमी को 1 से ज्यादा बूस्टर लग चुका है एवरेज। फिर ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ रही है? हिंदुस्तान में क्यों नहीं प्रॉब्लम आ रही है? तो क्या दोनों में डिफरेंस है? जापान और हिंदुस्तान में क्या डिफरेंस है? हिंदुस्तान में भी अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है। तो एज ए साइंटिस्ट हमें एविडेंस देखना चाहिए। मैं तो एपिडेमियोलॉजिस्ट हूं, तो हमेशा जो डेटा है उसी को देखूंगा। जो मेन डिफरेंस है यही डिफरेंस है कि यहां पे जो है नेचुरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया सेकेंड वेव में, और वहां का डेटा आप देख लीजिए,
कभी वेव नहीं आए। अब पिछले 6 महीने से ही जापान में वेव्स आ रहे हैं, साउथ कोरिया में पिछले 8 महीने से वेव्स आ रहे हैं, उसके पहले उन्होंने 2 साल तक बिल्कुल ही कंट्रोल रखा। तो जिन जिन कंट्री में नहीं हुआ वहां नेचुरल इन्फेक्शन सूनर और लेटर सबको ही होना है, कोविड से एक्सपोजर, और तभी वहां से खत्म होगा। और जहां जहां होता जा रहा है वहां ऑलमोस्ट यह एंडेमिक में आ चुका है। हमारी कंट्री में हमने पिछले साल ही कहा था कि एंडेमिक हो चुका है। अब हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ बढ़ने की संभावना नहीं है। अभी जब थर्ड वेव की पिछले साल भी बात हुई थी तब भी मैंने यही कहा था कि कोई संभावना नजर नहीं आती कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, डेथ बढ़ जाएगी, सीवियरिटी बढ़ेगी। हाँ, केसेस हो सकते हैं, केसेस कभी भी आरएनए वायरस से म्यूटेट होता रहेगा, केसेस जो है वो कंप्लीट म्यूटेशन हो गए तो केसेस बढ़ सकते हैं, बट इस सब की संभावना कम है। समहाउ जो है जिस कारण से भी हम अभी भी आज की डेट में भी जो है संभावनाओं की ज्यादा बात करते हैं, एविडेंस जो जनरेट हुआ है उसको नकारते हैं, तब डाउट पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा एक माहौल ही बना दिया गया है, हर कोई जो है उसी माहौल में ही रम गया है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता आंख के सामने जो है, इवन साइंटिस्ट के भी आंख के सामने पर्दा पड़ा हुआ है। जी, आप कह रहे हैं साइंटिस्ट के सामने पर्दा पड़ा है, यानी कि डॉक्टर संजय राय कह रहे हैं कि साइंटिस्ट के सामने ही पर्दा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ आप ये भी मानते हैं कि क्या हर्ड इम्यूनिटी ही इसका एक रास्ता था जो हो चुका है, और जहां नहीं हुई है वहां होना ही होना है? इसका मतलब आप अगर नटशल में बात की जाए आपसे तो? जी हाँ, ये मैंने 2 साल पहले कहा था। मैंने ये कहा था कि नेचुरल इन्फेक्शन के बाद ही हर्ड इम्यूनिटी आएगी, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद ही री इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब फर्दर इन्फेक्शन कम होता है। वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन होता है। वैक्सीन अगर पॉपुलेशन ससेप्टेबल है, मतलब उसमें अगर इम्यूनिटी पहले से नहीं है, चाहे वैक्सीन द्वारा या नेचुरल इन्फेक्शन द्वारा, तो वैक्सीन जो सीवियरिटी डेथ कम कर रहा था या कम करता है, लेकिन इन्फेक्शन पे ऑलमोस्ट जीरो उसका इफेक्ट है। लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन से जो लोग रिकवर्ड है उनमें फर्दर इन्फेक्शन होने की चांस कम है। फर्दर इन्फेक्शन की चांस कम है तो आप ट्रांसमिट नहीं करेंगे, दूसरों को नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, सीवियरिटी और डेथ ऑलमोस्ट न के बराबर है। जो भी ग्लोबल डाटा है, अब तो 100 से ज्यादा पब्लिकेशन से आ गए हैं, तो हमें जो है कहने का था कि जब एविडेंस नहीं था तब ठीक था, आज भी एविडेंस आया तो हमें उस एविडेंस को यूज करना चाहिए, उसको नकारना नहीं चाहिए। क्या ये हवा जो है वो जो दवाओं का जो माफिया है उसकी तरफ से ज्यादा आता है, उन देश के बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से ज्यादा आता है, या क्या होता है? अभी तो 10 दिन 20 दिन पहले तो ऐसा बना दिया गया था कि लगता है देश में कोविड फिर से आने वाला, फिर से बर्बादी शुरू होने वाली है। डॉक्टर संजय राय एक अकेले वाहिद आदमी थे जिनका में बड़ा रोचक मामला है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इन्होंने जब हम लोगों को ट्वीट किया, मतलब वो शुभकामनाएं दी थी, तो कहा था कि आप कोविड से बचे रहिए, ये शुभकामना। और उसके अलावा एक ट्वीट भी इन्होंने किया था। लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि कोई संभावना नहीं आती है। लोगों को जब मैं बोलता हूं उस समय भले ही कंट्रोवर्शियल लगता है, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूं तो एविडेंस पे ही बोलूंगा कि कोई संभावना नहीं आ रही है कि कोई वेव आने वाला है, इसकी संभावना बहुत ही कम है। और लेकिन इसीलिए मैंने वो ट्वीट किया था जिसका मेन मकसद था, अगर देखिए तो उसमें एक हॉट एयर बैलून बना हुआ है, उसमें ये 5P जो है उसमें फ्यूल दे रहे हैं, और हमारे जैसे लोग जो है लटके हुए हैं। देखिए, एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट मैंने कहा है कुछ हॉट एयर बैलून को जो है, जो पेंडेमिक है उसको नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन हम नीचे लाने में उतने कारगर नहीं हो पा रहे हैं, और नीचे निरीह जनता ये बनी हुई है। अगर वो शेयर दिखा सकते हैं आप तो दिखा दीजिए। ये बिल्कुल दिखा दूंगा, मैं दिखा दूंगा उसको वो। हाँ, हो सकता है मेरे मोबाइल में हो तो मैं नहीं, मेरे पास है आपका वो। हाँ, तो ये था, तो हमारा मकसद ये था कि जो भी साइंटिफिक एविडेंस है उसको यूज करना चाहिए, और एविडेंस कहीं से ही नहीं कहता, ये था। जी जी, हाँ, ये एविडेंस कहीं से नहीं कहता कि बहुत बड़ी वेव आने वाली है या वेव आने के बाद हमें बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, ऐसा साइंस जो भी एविडेंस है नहीं कहता है। क्योंकि हमारे इतना नेचुरल इन्फेक्शन हो गया कि अब जो है बड़ा मुश्किल एंटीवायरस वायरस कंप्लीटली न चेंज हो जाए, वो बिल्कुल ही नया वायरस आ जाएगा तब कर सकता है। क्योंकि जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया वो लंबे समय तक प्रोटेक्टेड है, बेटर प्रोटेक्टेड है। तो इसीलिए कि कुछ लोगों को
जो आपदा में अवसर खोजते रहते हैं। ये 5P जो है, मैंने यूनिवर्सल नहीं कहा कि सभी हैं, सारे डॉक्टरों को मैं नहीं कह सकता, मैं भी डॉक्टर हूं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो ये काम, चाहे फार्मेसी के लोग हों जो ग्रीडी हैं काफी ज्यादा, या डॉक्टर हैं, प्रेस के लोग हैं, वह किसी अपने निहित स्वार्थ से अगर के कारण से शायद ये कर रहे हैं कि चलता रहे, उनका जो है आपदा में अवसर और ढूंढते रहे। ये मेरे कहने का बस उसमें मकसद था और कुछ नहीं था, क्योंकि जो एविडेंस है वो ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर भी हम बार बार कर रहे हैं कि कोविड ये प्रॉब्लम करेगा। इवन यूएन एजेंसीज हमारी कह देती है कोविड ये प्रॉब्लम करने वाला है। ओमिक्रॉन को इतने लाइट में आप लोग मत लीजिए। पिछले 2 साल से कह रहे हैं। हमने जिस दिन ओमिक्रॉन को रिपोर्ट किया था पहली बार, 2 दिन के अंदर, मुझे तो डेट तक याद रहती है क्योंकि मैं डेटा पूरी दुनिया का देखता रहता हूं, 24 नवंबर 2021 को जो है पहली बार ओमिक्रॉन रिपोर्ट हुआ बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका से। 26 नवंबर, आप नोट कर लीजिएगा, कहीं देख लीजिएगा, 26 नवंबर 2021 को जो है WHO ने 2 दिन के अंदर उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर दिया। फ्लाइट बंद कर देनी चाहिए, लोगों ने साउथ अफ्रीका से फ्लाइट बंद कर दी। मैंने ये कहा था कि पूरी दुनिया के लिए वरदान होगा, ये ब्रेकिंग न्यूज था कि ओमिक्रॉन जो है लाइट वेरिएंट है, पूरी दुनिया के लिए वरदान होगा। जैसे हम वैक्सीन देते हैं, पोलियो का वैक्सीन क्या करते हैं, हम वायरस को ही कमजोर करके दे देते हैं कि वो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। अगर कमजोर वायरस है, हाईली इन्फेक्शियस है, तो सबको रिप्लेस कर देगा। उस समय लोगों को कंट्रोवर्शियल लगा था, बट पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। हाँ, जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ वहां प्रॉब्लम कर रहा है, जहां जहां हो गया। जिस साउथ अफ्रीका ने इसको पहली बार रिपोर्ट किया था, आज की डेट तक भी उसके यहां 35% तक वैक्सीनेशन है 2 डोज का। वहां क्यों नहीं अब डेथ्स हो रही है ये सब? तो कि हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात करते हैं। देखिए, वैक्सीन का जब तक बढ़िया रोल था, हमें बताना चाहिए। रोल है नहीं है, जस्ट टू सपोर्ट, कि हमने पहले कहा कि वैक्सीन ठीक है इसलिए हम हमेशा सपोर्ट करते रहे, नहीं। हाइब्रिड इम्यूनिटी का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, नेचुरल इन्फेक्शन का बहुत एविडेंस है। तो जहां नहीं भी लगा वैक्सीन, हाइब्रिड नहीं है लेकिन नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, वहां भी कंट्रोल है। जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ वहीं कंट्रोल नहीं है, और वहां भी सूनर या लेटर सभी लोगों को हो जाएगा, उसके बाद कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं था, ये साइंस को ही मैंने कि भाई एविडेंस ये है। कुछ लोग जो है एविडेंस को नकार के सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से लोग हैं? ये जो कार्टून मैंने बनाया था वही दर्शाता है। जी, आप अच्छा ये बताइए, जो अभी खासतौर से फाइजर का विवाद हुआ, फाइजर पर तो 1,60,000 के आसपास मामले भी अमेरिका और बाकी विश्व में दर्ज हुए थे। क्या इस तरीके की आशंका, संभावना देशी हमारे देश में जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी दर्ज हो रहे हैं या हुए हैं? कभी ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ है दुरुपयोग की आशंका को लेकर के कुछ हुआ हो? नहीं, कुछ कोर्ट केस हुए हैं, उस लेवल पे नहीं हुआ है जिस लेवल पे यूएस में हुआ है। देखिए, पहले मैं यूएस के पॉपुलेशन को जो है बहुत ही ज्यादा ये मानता, क्योंकि यूएस में जो है एंटी वैक्सर ग्रुप बहुत है, वो सारे वैक्सीन का विरोध करते रहते हैं। तो हम लोगों का उनसे जो है हमेशा नाराजगी रहती थी, एटलीस्ट मेरे जैसे लोग, क्योंकि हम वैक्सीन जो है एटलीस्ट जो बच्चों में वैक्सीन देते हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। हम हर साल जो है 20 से 30 लाख के आसपास लाइफ बचाते हैं वैक्सीनेशन से। दूसरी वैक्सीन, मैं कोविड वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूं। तो एंटी वैक्सर ग्रुप वहां था, उन्होंने कोविड वैक्सीन भी नहीं लिया। बट आज की डेट में मैं कह सकता हूं कि वो लोग जो है हमारे लिए आगे के लिए जो है एक एविडेंस जनरेट करेंगे, क्योंकि वहीं पे इतना बड़ा ग्रुप है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। कुछ स्टेट ऐसे हैं कि 30% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वहां पे। तो और उनमें जो है मृत्यु दर बहुत ही कम है, जिनको मरना था मर गए। तो ये आगे जनरेट होगा, क्योंकि बाकी जगह तो वैक्सीन लग गई, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हाइब्रिड इम्यूनिटी से बेटर प्रोटेक्शन मिल रहा है या सिर्फ नेचुरल इन्फेक्शन से मिल रहा है। वहां पे हम कंपेयर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है अनवैक्सीनेटेड है, बट उनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया। जो डेटा अभी तक रिलीज हुए हैं वो यही बताते हैं कि वो बेटर प्रोटेक्टेड है। तो यूएस की ये लिटिगेशन होते रहेंगे और होंगे, क्योंकि वहां पे ये लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लगा उनको तो कम प्रॉब्लम हो रही है, जिनको वैक्सीन लगा वो ज्यादा होगी, और ये धीरे धीरे आएगा, एविडेंस आएगा। ठीक है, इस वैक्सीन के बारे में तो मैसेंजर आरएनए पहली बार हम यूज कर रहे थे ह्यूमन इसमें। हमें तो
नहीं, इसके लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होगा पता ही नहीं है। साइंस में बिना एविडेंस की हम बात नहीं करते, संभावना ये नहीं कह सकते कुछ नहीं होगा, हो सकता है कुछ ना हो सकता है बहुत ही खराब हो। हमें पूरे ही ओपन माइंड से होकर चलना पड़ता है साइंस में। तो एक तो इसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा वो भी नहीं पता। उसके बाद हमने क्या किया, मिक्स कर दिया कि कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट देख ही ना पाए। फाइजर लगा, आप उसमें मॉडर्ना भी दे दीजिए या कोविशील्ड दे दीजिए, कोई और वैक्सीन दे दीजिए, और ये कह के कि नहीं ये बढ़िया प्रोटेक्शन देगा। ये कंसेप्ट कहां से आया? ये साइंस के लिए शायद सबसे बड़ा जो है नुकसान किया कि इनकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी कि नहीं हमारा वैक्सीन नहीं किया, उसके बाद तो इन्होंने दूसरा वैक्सीन ले लिया। ये शायद ये प्रमोट करने के पीछे ये भी मानसिकता हो सकती है कि मिक्स का जो है प्रमोट क्यों किया गया और हर देश में किया गया कि कहीं बाद में लोग जो है ये लिटिगेशन ये सब न करने लगे कि जवाबदेही खत्म हो जाएगी। जब 4 वैक्सीन आपको लगा होगा तो किसकी वैक्सीन से हो रहा है कि नहीं ये भी हम नहीं पता कर पाएंगे। ये शायद साइंस के लिए पूरी दुनिया में बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी भी होपफुल रहता हूं कि आज नहीं कल जो है लोगों को साइंस ही मानना पड़ेगा। जी, आज नहीं कल तो साइंस में मानना पड़ेगा। और आप ने बहुत सारी बातें हमेशा बहुत खुले रूप में की हैं। ये बात आपने खुद कहा कि उस समय हो सकता है लोगों को लगता हो सही ना हो, लेकिन पूरे समाज का आग्रह कम से कम आप ऐसे डॉक्टरों के साथ हमेशा ही रहेगा कि साफ बात कीजिए, नौकरी चलती रहती है, काम चलता रहता है। और ठीक है, मलाई नहीं मिलेगी, मक्खन नहीं मिलेगा, लेकिन जो है वो तो मिल ही रहा है। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी से बातचीत की और अपनी बातचीत का खुलासा किया। और हम फिर ये कहेंगे अपनी साफ बात जारी रखिए। धन्यवाद।